Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about cluster random sampling. Dear students, cluster random sampling में जो dominant word है वो cluster का है. तो इसमें हम क्या करते हैं? The population is divided into clusters कि हमारे पास जो भी relevant या target population है हम उसको different clusters में divide कर लेते हैं या हम उनको ऐसे देखते हैं कि हमें वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे होते हैं जिनको हम क्लस्टर्स कहते हैं और हमारे पास ये जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं उन तमाम क्लस्टर्स में से फिर हम एक क्लस्टर या जितने हमें रिक्वायर्ड क्लस्टर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं तो वो हम वहाँ से रैंडमली चूज कर लेते हैं. तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज 7 क्लस्टर्स बनते हैं तो हम उनमें से एक क्लस्टर या 2 क्लस्टर या 3 क्लस्टर्स या 4 जिस तरह हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट है तो हम उनमें से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. इसीलिए ये क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है. और एक दफ़ा जब हम क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं चाहे हमने एक क्लस्टर को सेलेक्ट किया या 2 को सेलेक्ट किया तो उस क्लस्टर्स में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सो वी सेलेक्ट all the individuals in that cluster. यहाँ पे मैंने आगे एक और भी वर्ड का इजाफा किया है और भी select a sample from that particular cluster. इसका मैं फिर बाद में करूँगा. So for this time I am focusing on that we randomly select a cluster or a number of clusters from all the clusters and then we select all the individuals in that cluster as the sample of our study. Example जो यहाँ पे दी जा रही है कि effect of a particular drug on diabetic patient. कि diabetic patient पे हम effect find करना चाह रहे हैं एक drug, let's suppose उसका नाम X है. अब यहाँ हमारे लिए जो study sample बनेगा तो वो हमारे पास hospitals बनेंगे कि हमें diabetic patient hospitals में मिल सकते हैं. वैसे तो डायबिटिक पेशेंट हमारे पास घरों पे भी हो सकते हैं डिफरेंट सेंटर्स पे भी हो सकते हैं लेकिन स्टडी के लिए अगर मैं सिस्टमैटिकली देखूं कि आई वांट टू डू अ सिस्टमैटिक स्टडी on the effect of a drug on diabetic patient so the convenience is that I go to hospitals and search for diabetic patient. तो लिहाजा हमारे रीजन में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो ये हमारे क्लस्टर बन जाते हैं. So we call them clusters. And then we select a number of hospitals. Let's suppose if I select one hospital, then all the patient or the diabetic patient in that hospital will be the sample of my study. Or I can even select 2 hospitals in my city or locality or 3 hospitals. In this manner I will be having 3 clusters and then I will select all the patients in that particular cluster as the sample of my study and I will ignore other hospitals because they were not randomly chosen by me for the sample. Let us understand cluster sampling from this diagram. फर्स्ट करें हमारे पास ये पॉपुलेशंस है जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट क्लस्टर्स हैं. सो 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर एंड वी हैव क्लस्टर नंबर 3 4 5 एंड 6. ये जो क्लस्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं हमारी स्टडी के ऊपर. अगर फर्स्ट करें मेरी स्टडी किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर है तो पेशेंट्स मुझे कहाँ मिल सकते हैं. I can have patients in different kind of hospitals and therefore these clusters are then my hospitals. So the clusters are my hospitals. अगर मेरी स्टडी किसी particular students के ऊपर है let's suppose science students के ऊपर है या undergrad students के ऊपर है whatever the nature of students तो मेरे पास ये clusters different universities भी हो सकते हैं या different schools भी हो सकते हैं.
तो अज्यूम करें कि यहाँ पे मेरे पास हर क्लस्टर में 3000 के करीब पार्टिसिपेंट मौजूद है। सो ये आप इसको हरगिज़ ऐसा ना लें कि मेरे पास ये 1 2 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये 3 भी हो सकते हैं और ये 3000 भी हो सकते हैं और ये 3 लाख भी हो सकते हैं। इनका कोई भी नंबर हो सकता है। सो वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स इन ईच क्लस्टर। अब मेरी जो स्टडी की रिक्वायरमेंट है, रिसर्चर ने जो सेलेक्ट किया है, तो रिसर्चर चाहता है कि वो इन क्लस्टर्स में से या इन हॉस्पिटल्स में से कोई भी 2 हॉस्पिटल्स को रैंडमली सेलेक्ट कर ले। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है और थ्रू दैट रैंडम प्रोसेस what actually is arrived at, that the researcher randomly arrived and selected this as the cluster. तो इसको यहाँ पे उन्होंने randomly select कर दिया है। So this cluster is now in our sample. बाकी ये जो मज़ीद 4 रह गए उसमें भी बाकी 5 रह गए, तो उसमें अगेन उसने सेलेक्ट कर दिया randomly to that random process कि this particular cluster is selected in the sample. तो रिसर्चर के पास ये 2 clusters select हो गए randomly out of all these 6 clusters, and now all the elements of these 2 clusters, all the patients of these 2 hospitals will be in the sample. तो remember यहाँ पे जो selection process है कि पहले आप clusters को select करते हैं randomly out of different clusters, and then all the individuals in their clusters are included in the sample of the study. इस slide में I am giving you the different example of clusters that we have in our research study. So the clusters can be on the basis of schools. कि अगर आपकी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है एज पॉपुलेशन, तो डिफरेंट स्कूल्स जो आपकी लोकेलिटी में लाइक कर रहे हैं या आपके सिटी में लाइक कर रहे हैं या आपके प्रोविंस में लाइक कर रहे हैं या आपकी कंट्री में लाइक कर रहे हैं, ऑल दो स्कूल्स मेक्स clusters, and then you select some schools randomly as the sample of your cluster. Similarly, अगर आपने एक स्कूल सेलेक्ट कर लिया है तो स्कूल के जो डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, देयर आल्सो क्लस्टर्स, देयर आल्सो ग्रुप्स जहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड सैंपल मौजूद है। तो रिमेंबर क्लस्टर्स कैन आल्सो बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासरूम्स। फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी साइंस क्लासरूम्स के ऊपर हो सकती है, तो किसी भी स्कूल में जो साइंस क्लासरूम्स हैं तो डिफरेंट क्लासरूम्स आर योर डिफरेंट क्लस्टर्स जहाँ से आप रैंडमली 1 या 2 क्लासरूम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। इसी तरह हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, जिससे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बता दिया। इस तरह डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, अगर आपकी स्टडी पीपल के ऊपर है, उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस के ऊपर है, तो जो डिफरेंट रीजन है, फॉर एग्जांपल आपके पास रूरल रीजन आ रहा है या आपके पास अर्बन रीजन है, शहरी इलाके या देहाती इलाके, तो वहाँ पे भी आपके पास क्लस्टर बन जाते हैं कि वेदर यू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम रूरल साइड और यू सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम अर्बन और सिटी साइड. And similarly in city we also have different kind of divisions such as city blocks. So all these are some of the example of clusters. Example यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ वो है mobile addiction in science students. So the study is about the investigating or exploring mobile addiction in science students. कि science students में mobile addiction क्या exist करती है कि नहीं करती. तो मोबाइल एडिक्शन इन साइंस स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये यहाँ पे मैंने एक सिटी का मैप दे दिया है, या आप इसको एक प्रोविंस का मैप भी कह सकते हैं. तो लेट्स सपोज दिस इज अ सिटी मैप जिसमें हमारे पास स्कूल्स नज़र आ रहे हैं. तो ये तमाम जो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग स्कूल्स. सो वी हैव ऑल दी स्कूल्स इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी. और ये जो लोकेलिटी है हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि दिस इज रीजन 1 और यू कैन से वन ऑफ द सिटी ब्लॉक which is known as cluster 1, and then we have the second part of the city, so that's cluster 2,
एंड देन वी हैव क्लस्टर 3 जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, क्लस्टर 3, एंड देन वी हैव क्लस्टर 4 here which is somewhere here this boundary, and then we have cluster 5 जो कि ये वाली boundary है. So these are some of the clusters that we can see in this particular big city or metropolitan city. You can also take it as the south and eastern parts of a different cities of a same city. तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने अपनी स्टडी के लिए let's suppose choose करते हैं कि out of 5 I have to select 2 clusters randomly. तो उसमें the researcher arrived at cluster number 1 and that is randomly selected in the sample. So cluster number 1 is selected randomly, and then again randomly cluster number 5 is selected in the study. So all the schools in cluster number 1 and cluster number 5 are now the sample of our study. अब यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कूल्स अगेन लाइक करते हैं क्लस्टर नंबर 1 में और क्लस्टर नंबर 5 में, बल्कि 5 में तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कूल नज़र आ रहे हैं. तो फिर अगर हम इन सारे स्कूल्स को लेंगे हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कीपिंग इन माइंड द लिमिटेड रिसोर्सेज. तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि हम क्लस्टर नंबर 1 क्लस्टर नंबर 5 में अगेन सर्टेन नंबर ऑफ स्कूल्स ले लेते हैं. तो हमने क्या किया कि हमने 4 स्कूल्स क्लस्टर नंबर 1 से ले लिए और इसी तरह 4 स्कूल्स हमने क्लस्टर नंबर 5 से भी ले लिए. तो हमारे पास टोटल 8 स्कूल रैंडमली सेलेक्ट हो गए. रिमेंबर ऑल दिस प्रोसेस शुड बी वेरी रैंडम, कि ये जो मैंने 4 स्कूल्स क्लस्टर नंबर 1 में लिए हैं या 4 स्कूल्स मैंने क्लस्टर नंबर 5 में लिए हैं, they should be selected randomly and they should not be selected by convenience. If you really want to have cluster random sampling, therefore all these clusters shall be first of all randomly selected, and then the schools shall also be randomly selected from these clusters. तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि क्लस्टर में चूंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स थे, तो फिर हमने वहाँ पे भी चंद स्कूल्स ले लिए एज द सैंपल ऑफ आवर स्टडी, because it was not possible for us to take all the schools in that particular cluster. Let us understand the difference between cluster and stratified random sampling. It is very interesting to find and to know the difference between stratified and cluster random sampling. तो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट डिफरेंस है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कि in stratified random sampling the group is called strata. So if we have different groups, so remember we call them strata, and in clusters the groups are called clusters. तो ये तो बहुत ही आसान है. फिर सेकंड ये है कि in stratified random sampling the sampling unit is individuals. कि stratified random sampling में जो हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट है जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हम इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं एज द वेरी फर्स्ट फेज, जबकि क्लस्टर्स में हम स्टार्ट करते हैं क्लस्टर से. सो द सैम्पलिंग यूनिट इज द क्लस्टर्स that we first of all go and we randomly select clusters. So our sampling unit is the clusters, and then we select the individuals in the clusters, which is our second step. The third is that we divide the target population into homogeneous group internally. कि जो हमारे पास स्ट्रेटा है तो उसमें जो ग्रुप्स इंटरनली है वो होमोजीनियस है, कि ग्रुप अंदर से सेम है. मतलब कैसे कि जिस तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि लेट्स सपोज द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है तो वो जो ग्रुप है फिक्स करें वो अपने जेंडर की बेस पे बनाया हुआ है, तो उसमें मेल फीमेल है. तो वो जो ए ग्रुप है फीमेल का वो अंदर से सारा होमोजीनियस है,
कि आपके स्टेटा में जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं कि वो सारे के सारे फीमेल हैं। और इसी तरह अगर आपने ग्रुप बनाया है एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर, लेट्स सपोज ब्लैक कलर और वाइट कलर, तो आपका जो एक ग्रुप है ब्लैक कलर, तो उसमें तमाम ग्रुप्स, तमाम जो मेंबर्स हैं इंडिविजुअली, सो दे आर इंटरनली होमोजेनियस। क्लस्टर में द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजीनियस ग्रुप्स इंटरनली, कि आपके पास जो क्लस्टर बनता है वो जो एक क्लस्टर हमारे पास है जिसमें हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, सो कैन यू सी दैट दे आर ऑल डिफरेंट, कि एक क्लस्टर्स में मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर स्कूल्स हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स हैं, और डिफरेंट स्कूल्स में हमारे पास बड़े स्कूल भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के और फीचर्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज दैट दे आर हैविंग क्या कहते हैं कि स्कूल्स में हमारे पास डिफरेंट फैसिलिटीज हो सकते हैं। तो कैन यू सी कि ऑल द स्कूल्स आर डिफरेंट इन फैसिलिटीज एंड देयरफॉर दे आर हेट्रोजीनियस और दे आर इंटरनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ ईदर कलर और ट्रेड और जेंडर, कि हमारे पास जो स्कूल्स हैं उसमें हमारे पास मेल फीमेल के स्कूल भी हो सकते हैं, उसमें कंबाइन भी हो सकते हैं एक पर्टिकुलर क्लस्टर में। और इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा क्लस्टर है तो उसमें भी मेरे पास मेल फीमेल और इस तरह बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके स्कूल्स हो सकते हैं। तो अंदर से मेरे पास हेट्रोजीनियस है कि हमारे पास सारी डाइवर्सिटी या वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स मौजूद है एक पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर। आखिरी की तरफ आते हैं इन स्ट्रेटिफाइड कि द ग्रुप्स आर हेट्रोजीनियस एक्सटर्नली, के ग्रुप बाहर से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जाहिर बात है अगर आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में ग्रुप्स बनाए हैं तो अगर बेसिस ऑफ जेंडर है तो हमारे पास मेल का ग्रुप हुआ और दूसरा हमारे पास फीमेल का ग्रुप हुआ। तो एक्सटर्नली ये जो दो ग्रुप्स हैं ये दूसरे से डिफरेंट है, दे आर डाइवर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड सिमिलरली इफ यू हैव ग्रुप्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो हमारे पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, हमारे पास हाई हो सकता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो एक्सटर्नली द ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्लस्टर सैम्पलिंग द ग्रुप्स आर होमोजीनियस एक्सटर्नली, कि ग्रुप्स या वो जो क्लस्टर्स हैं वो होमोजीनियस है। कि लेट्स सपोज ये मेरा एक क्लस्टर है, ये मेरा दूसरा क्लस्टर है, ये मेरा तीसरा क्लस्टर है। तो अगर ये सारे हॉस्पिटल्स हैं लेट्स सपोज, तो ये सारे हॉस्पिटल्स होमोजीनियस है कि इस हॉस्पिटल में भी पेशेंट है, इसमें भी पेशेंट्स हैं, इसमें भी पेशेंट्स हैं, यहाँ भी मेरे पास लेट्स सपोज बर्न पेशेंट्स हैं, यहाँ पे भी मेरे पास बर्न पेशेंट्स हैं, यहाँ पे भी मेरे पास बर्न पेशेंट्स हैं। सो द ग्रुप्स आर होमोजीनियस एक्सटर्नली, कि अगर आप बाहर से इन सारे ग्रुप्स को देखें तो उनमें एक कॉमन चीज़ मुश्तरक है कि तमाम में हमारे पास वो जो रेलेवेंट सैंपल है वो मौजूद है, एंड दे हैव दिस कॉमन फीचर्स इन ऑल द ग्रुप्स। लेकिन फिर क्लस्टर के अंदर हमारे पास फिर डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। होप इट इज क्लियर नाउ। I am continuing again more with the difference between stratified and cluster sampling in this diagram. तो let's suppose कि ये हमारे पास एक population है। अब इस population को मैं अगर stratified random sampling के जरिए करूं तो ये मेरे पास एक लेयर है, ये मेरे पास दूसरा लेयर है, स्ट्रेटा है, और ये मेरे पास तीसरा स्ट्रेटम है। इस ग्रुप में मेरे पास सारे एडल्ट्स हैं, मेल एडल्ट्स, यहाँ पे मेरे पास सारे फीमेल एडल्ट्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास चिल्ड्रन है। ठीक है, सो आई हैव चिल्ड्रन और किड्स हेयर, आई हैव मेल हेयर एंड आई हैव फीमेल एडल्ट्स हेयर। तो ये मेरे स्ट्रेटा हैं और मेरे ग्रुप्स हैं। अब इस ग्रुप के अगर अंदर आप देखें ना इंटरनली, तो ये होमोजीनियस है कि ऑल आर मेल। इस ग्रुप के अंदर देखें तो ऑल ऑफ देम आर फीमेल, तो इंटरनली होमोजीनियस है। एंड इन दिस ग्रुप ऑल आर चिल्ड्रन और किड्स, तो होमोजीनियस है। लेकिन एक्सटर्नली देखें अगर सारे ग्रुप्स को 1 2 3 को देखें इस तरह आप सारे, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है कि यहाँ पे मेरे पास मेल है, यहाँ पे मेरे पास फीमेल है, और यहाँ पे मेरे पास किड्स हैं। So this is how I explain that
In stratified random sampling, the groups are internally homogeneous but heterogeneous externally. अब अगर इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पे क्लस्टर्स को देखूं, तो क्लस्टर देखें कि ये मेरे पास एक क्लस्टर है, ये मेरे पास दूसरा क्लस्टर है, फिर मेरे पास तीसरा क्लस्टर है, और सिमिलरली मेरे पास 6 क्लस्टर्स हैं एक पॉपुलेशन में। अब अगर मैं क्लस्टर के अंदर देख लूं तो मेरे पास देखिए वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास इसमें एडल्ट मेल भी है, फीमेल भी है, यहाँ पे मेरे पास एजिड भी है, डिफरेंट कलर के लोग भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं। तो द ग्रुप इज इंटरनली हेट्रोजीनियस, कि ग्रुप अंदर से डिफरेंट है। इसी तरह ये ग्रुप भी अंदर से डिफरेंट है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं वैरायटी के साथ, डाइवर्सिटी के साथ। लेकिन अगर मैं इन क्लस्टर्स को दूसरे क्लस्टर के साथ देखूं एक्सटर्नली, तो ऑल द क्लस्टर्स आर होमोजीनियस, कि आपको नजर आ रहा है कि हर क्लस्टर में वही पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, कि हमारे पास वहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, डिफरेंट कलर्स भी हैं। सो ऑल दीज ग्रुप्स externally are same and therefore they are homogeneous externally. Let us understand now multi-stage sampling. ये क्लस्टर सैम्पलिंग में एक स्टेज है जिसको हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। In this sampling, the cluster sampling is done in stages, कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व है और हम सैंपल को डिफरेंट स्टेज में सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका नहीं है कि आप एडवांस जाके क्लस्टर्स को देख लें और क्लस्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लें। Sometimes we go through a series of process, we go through a series of steps to select our required sample in cluster random sampling. So if you are doing a number of steps to select the individuals from clusters, then you are basically doing multi-stage sampling. So multi-stage sampling is the selection of clusters within clusters, कि आप stage by stage, step by step आके you are finally arriving towards your required sample. एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ. Let's suppose the example is the previous example of the effect of a drug X on diabetic patient. So I am trying to explore the effect of a drug, a new drug on diabetic patient, कि क्या किसी इसी ड्रग का डायबिटिक पेशेंट के ऊपर कोई असर है. रिमेंबर, जब भी कोई न्यू ड्रग आती है तो इट गोज थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, कि हम उस ड्रग को डिफरेंट पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं. we tested on different kind of patients with different kind of symptoms. We also test them on kids, we also test them on pregnant women, we also test them on those ladies who are feeding children. तो इसी तरह उसके बाद then we have all the information of the drug available. So अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास जो स्टेप्स बनता है, जो एक सिस्टमेटिक स्टेप है, वो ये है कि पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज माय रीजन दैट आई विल बी सेलेक्टिंग. अगर फर्ज करें पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में मैं इसको कहाँ पे करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो रीजन आइडेंटिफाई करना है. लेट्स सपोज मैंने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया कि रीजन जो है वो इस्लामाबाद है. So let's suppose that I have selected city as my one cluster and that's Islamabad. और ये मैंने randomly select किया है from all the cities of Pakistan, कि मेरे पास लाहौर भी है, मेरे पास पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, फैसलाबाद, और इस तरह मेरे पास different number of cities हैं. तो फर्स्ट केस में लेट्स सपोज कि randomly मेरे पास इस्लामाबाद सेलेक्ट हुआ. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि इस्लामाबाद भी फिर एक बड़ा रीजन है, तो उसमें मेरे पास अर्बन स्कूल्स भी, अर्बन हॉस्पिटल्स भी मौजूद है उसका, और वहाँ पे मेरे पास रूरल में भी हॉस्पिटल्स मौजूद है. सो शैल आई टेक रूरल हॉस्पिटल्स और शैल आई टेक द हॉस्पिटल्स इन अर्बन. तो फर्स्ट करें कि मैंने रूरल को सिलेक्ट कर दिया रैंडमली. सो आई एम नाउ सेलेक्टिंग द रूरल एज the cluster again. So this is another cluster which I am selecting from rural or urban. फिर हॉस्पिटल्स
जो रूरल में लाई करते हैं वही मेरे पास काफ़ी हैं. लेट्स सपोज मेरे पास 7 हॉस्पिटल्स हैं इन रूरल एरिया. तो अगेन आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द हॉस्पिटल और टू ऑफ द हॉस्पिटल randomly from those 7 hospitals, and then I am arriving at that particular hospital from which I will be requiring the sample. Can you see that I am not including my personal preference in selecting the hospital? कैसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल मेरे करीब है या मेरे लिए कन्वीनियंट है मैं वहाँ जाके सैंपल सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो मेरा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा. यहाँ पे आपकी अपनी प्रेफरेंस इन्वॉल्व है. तो अगर आप क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो तो कैन यू सी दैट आई हैव progressed through a number of steps or through a number of stages. So I have finally arrived at the required hospital after many stages. क्या पहले मैंने रीजन को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सिटी को सिलेक्ट किया, फिर मैंने रूरल अर्बन, और फिर उसके बाद I select the hospitals. So such kind of sampling is called multi-stage sampling. Let's do another example on students, or which require students. So the study is exploring the attitude of school students towards TikTok. So I am finding the attitude of school students. Remember, if I am interested in school students, therefore I have to take the schools now. तो मेरे पास जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वो मेरे पास क्लस्टर बन जाएंगे, लेकिन स्कूल्स एकदम क्लस्टर नहीं बनेंगे. अगेन स्कूल्स के लिए पहले आई हैव टू आइडेंटिफाई द सिटी इन विच आई विल बी परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर स्टडी. सो आई हैव टू रैंडमली सेलेक्ट one city from many cities, because these all cities are different clusters. तो जब मैं एक सिटी या दो सिटीज को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर उस सिटी में मेरे पास यूनिवर्सिटीज, लेकिन चूंकि ये स्टडी अबाउट स्कूल स्टूडेंट है, देयरफॉर आई हैव मेनी स्कूल्स नाउ. सो इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी आई विल बी लुकिंग एट स्कूल्स. तो मेरे पास जो डिफरेंट स्कूल्स हैं दे आर नाउ द क्लस्टर्स. अगेन इन स्कूल्स में मेरे पास पब्लिक स्कूल्स भी होंगे, मेरे पास प्राइवेट भी होंगे. सो अगेन दिस इज अनदर क्लस्टर विच इज एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर city. Then I have to make a selection. Shall I take public schools or private school? So this is another step. So I will randomly select either public or private, and then I will select the school from that private or public school. If I have a list of all, let's suppose, public schools that I have arrived in the first stage, तो फिर उन तमाम पब्लिक स्कूल्स में मैंने एक स्कूल को रेंडमली सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर स्कूल. अगर यूनिवर्सिटी के बारे में है, देन वी कैन हैव different programs or level, whether you want to go with undergraduate students or graduate students, and then you can also go to departments, which is another clusters, because there are too many departments in the universities. तो ये सारा जो steps हैं, these are basically multi-stage sampling, in which you are choosing the sample through a number of steps. अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये जानने में आती है कि if you select only one single cluster, तो it may not represent the whole population. कि आप एक particular study, let's suppose diabetic patient पे कर रहे हो, and you have selected only one hospital for this, so this is not a very good or reliable study, because you have just taken one hospitals. So why don't you take many hospitals? Why don't you take a number of clusters? तो हमारी स्टडी उस वक्त ज़्यादा रिलायबल होगी और मीनिंगफुल स्टडी होगी हमारे पास अगर हम a number of clusters select कर लें. तो I can have, let's suppose, in a particular study, I can select both rural hospitals as well as urban hospitals, and further then I can decide कि मैंने रूरल से, let's suppose, 5 हॉस्पिटल्स रूरल से चूज करने हैं और 5 हॉस्पिटल्स मैंने अर्बन से चूज करने हैं. तो आई विल हैव 10 हॉस्पिटल्स in my population, in my sample, and then this can be more meaningful study.
और इसी तरह अगर मैं स्कूल्स की तरफ आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ रहा हूँ, सो आई कैन सेलेक्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक और प्राइवेट schools and then select different schools from them. Let's suppose I select 10 private schools and 10 public schools. So this will be giving me more reliable data because my respondents or my participants will be more. So hope this is clear now. Let's understand multi-stage sampling from this diagram. तो यहाँ पे मेरे पास particular country है which is having many clusters. So I will randomly select, let's suppose, a state as the first level of selecting a cluster randomly. And then in a particular state, I have many cities. So I have to select the city or town or counties within the state. And let's suppose I have chosen 1, 2, 3, 4, 5 cities in that particular clusters. And then from each cluster, I can select the school randomly. So these are the different schools in a particular cluster, and I have to select again the schools randomly from these clusters. And then when I go towards the school, then I have to randomly select the student from each school. So this is an easy way of understanding multi-stage sampling. Let us understand this from this example or question that I will be putting in this slide. The question is which technique is better in the present circumstances, where I am trying to explore the causes of bullying in school. So I am trying to identify the causes of bullying in school, और उसके लिए I have decided that I will be taking data from 500 students. So let's suppose that my desired sample size is 500. अब ये 500 स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शंस मौजूद है. नंबर 1, I can select one school which is very large, which has, let's suppose, 1000 or 2000 students, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और मैं वहाँ एक ही स्कूल जाके उसमें से 500 स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट कर लूँ. So I'm only visiting one school and I'm collecting all the students from this 500 students in that particular large school. The second option is that I can visit two schools and I can collect data from 250 students in each school. Again, I will be having 500 students. The third option is I can go to 5 schools and collect data from 5 schools, and from each school I can take 100 students. तो again मेरे पास 500 students आ जाएंगे. Next option मेरे पास है कि I can select 10 schools and I can select 50 students randomly from each school, and again I will be having 500 students. Remember, ये सारा मैं randomly कर रहा हूँ. Okay, I am selecting 10 schools randomly and then I am selecting 50 students randomly from each schools for my collection of data. And the last one is that I am selecting 100 schools. So I'm going to 100 schools and from each school I'm just taking 5 students. Again I will be having 500 students. तो इन तमाम टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक या कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड ज़्यादा सूटेबल है, ज़रा सोच के बता दें. So I will be inshallah expecting your answer in the class, or you can also write in the description as well. And with this we come to the end of today's topic. I wish you good luck. Allah Hafiz.